ये वीडियो है पेपर 1 के लिए, ठीक है। सो विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे पहले 2021 का पेपर है नवंबर का, विल सी दैट, ठीक है। इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो अब हमें पहले क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन NEP प्रपोजेस टू सेटअप HECI। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्टिकल ऑफ HECI। तो HECI के वर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे NHRC है, ठीक है, NHERC, उसके अंडर NAC आता है, HEC आता है, GEC आता है। दिस इज़ नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये पहला था। फिर हमारे पास आता है HEGC, ये थर्ड होता है। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनता है। NAC हमारा क्या होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, सेकेंड होता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये हमारे इसमें आ जाते हैं। देन यू हैव NAS एंड यू हैव नसीब। अब इसको हमने रिप्लेस करके UGC ले आया, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज। ओके, नेक्स्ट यू हैव, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7 एंड इफ़ पहले हम लोग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन से पढ़ेंगे। देन यू हैव सर्वे रिसर्च, जो कि किस पे बेसिस होती है, पॉजिटिविज्म पे। पॉजिटिविज्म में क्या होता है, एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक, उसको हम प्रूव करते हैं, तो सर्वे रिसर्च उसी का एक पार्ट है। देन सम टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आर एज फॉलो, डिस्क्रिप्टिव होती है, नल होती है, कन्फाउंडिंग होती है, इंटरवेनिंग होती है, एक्सप्लेनेटरी। हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है सही है क्या टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हो सकता है, नल हाइपोथेसिस होती है, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस होती है, वेन यू एक्सप्लेन, कंफाउंडिंग एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये आपकी हाइपोथेसिस नहीं होती है। सो वी हैव डिस्क्रिप्टिव, नल एंड एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद आता है मार्शल्स मैकलन, जो नेम है इज एसोसिएटेड विद द मीडियम ऑफ द मैसेज। क्या मीडियम रहेगा कम्युनिकेशन में मैसेज का, उससे इनका नेम एसोसिएटेड विद द असर्शन मीडियम इज़ द मैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थीसिस। थीसिस मतलब प्रतिजना, प्रतिजना एंड यू हैव रीज़न मतलब हेतु। हेतु मतलब क्या होता है, रीज़न, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं वी यूज़ बिकॉज, तो रीज़न हेतु इज़ बिकॉज। थीसिस प्रतिजना, इसमें क्या होता है कि आप थीसिस बताते हो, यू प्रूव समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, द माउंटेन हैज़ फायर, ठीक है, दिस इज हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस है, यहाँ पे आप बताते हो। उसके बाद होता है एग्जाम्पल, उदाहरण किस चीज़ का होगा, एंड देन यू हैव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आप यू यूज़ योर नॉलेज इन देयर। तो द माउंटेन ऑल्सो हैज़ स्मोक अकम्पनीड बाय फायर लाइक द किचन, ये एप्लीकेशन है कि माउंटेन के पास भी स्मोक है जो कि फायर के साथ अकम्पनीड होती है, जैसे हमारा किचन में चीज़ हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा कि वेन एवर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर एज इन द किचन। जब भी कहीं पे ये होता है तो आपका दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि आपके स्मोक होता है तो फायर होती है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, जैसे किचन में। तो हमारे पास सेकेंड आता है कि राउटर के बेसिस पे हमारी स्टेटमेंट है, इट एनेबल्स द डेटा पैकेट्स टू बी रूटेड बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स। यही राउटर का काम होता है, उसको रूट आउट करता है चीज़ों को। दूसरा बोला इट वर्क्स इन द डेटा लिंक लेयर, नो इट डज नॉट वर्क इन द डेटा लिंक लेयर। देन यू हैव डैश मैसेज हैव मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस, ठीक है। किसका सेम और लेस मीनिंग होता है, कैनोटेशन का, मतलब कि यू मीन समथिंग, यू से समथिंग, ठीक है। आप कुछ का मतलब कुछ होता है और यू नो मोर और लेस सेम मीनिंग होता है फॉर द ऑडियंस। एब्स्ट्रैक्ट में कंसेप्ट्स आ जाते हैं। डिटोनेटिव में क्या होता है, यू मीन व्हाट यू से, आप वही मतलब रखते हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स तो आपका कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है। उसके बाद है IO डिवाइसेस एंड डेटा ट्रांसफ़र रेट कितना रहता है। कीबोर्ड का 50 BPS रहता है, ठीक है। सो कीबोर्ड हैविंग 50 BPS, लेज़र इज़ हैविंग योर 1 Mbps एंड माउस का कितना रहता है, माउस का रहता है आपका 120 Mbps और डिस्क का रहता है 100 Mbps, ठीक है। देन यू हैव आइडेंटिफाई द फैलेसीज कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट, सम बर्ड्स आर नॉट ब्यूटिफुल क्रिएचर, कुछ बर्ड्स ब्यूटिफुल क्रिएचर नहीं है। ऑल डॉग्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स, ठीक है, देयरफॉर नो डॉग्स आर दी बर्ड्स, इसलिए कोई भी डॉग्स जो है बर्ड नहीं है। इन्होंने बोला कुछ जो बर्ड्स हैं, सम एंड ऑल डज नॉट गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो अब हमें बताना है फैलेसी ऑफ कौन सी फैलेसी है, ठीक है। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रमाइस, फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म्स, यस ये मेजर टर्म का ही इलिसिट है कि आपने मेजर टर्म ब्यूटीफुल क्रिएचर रख लिया और उसके बाद यू ड्रॉ सम एंड ऑल का कंक्लूजन विच इज़ नॉट राइट। तो ये हमारा फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। सो नो वैलिड रीज़न कि हमने इसको कंक्लूजन को कैसे मैच करा है, ठीक है। देन यू हैव माइनर टर्म नहीं है, मेजर टर्म का सी मेजर टर्म्स आर टेकन। फिर उसके बाद आता है मूल किट। मूव किट जो है प्लेटफॉर्म है किस चीज़ के लिए, आपका द्रुपल का एक ओपन सोर्स है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है।
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहाँ पे आप रिसीव करते हो ईमेल सर्वर से। आपके पास होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ठीक है। FTP विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये हमारे कुछ और प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आएगा, यहाँ पे फाइल का ट्रांसफ़र आएगा FTP में, बस। देन यू हैव UNEP का क्या है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, स्कॉट हॉलन से शुरू हुई थी, ठीक है। CBCS आपका क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ग्रेड उसके हिसाब से दिए जाएंगे, सेमेस्टर वाइज रहता है। All men's are mortal and is given true. Then which of the following option are validly inferred from it? जितने भी मेंस हैं वो मोर्टल हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कोई भी नो मैन इज़ मोर्टल इज़ फॉल्स। यस, हम इसको कह सकते हैं ऐसे कि कोई भी मैन मोर्टल नहीं, गलत बात है। सम मेंस आर मोर्टल, ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू। जब सब है तो सम भी होंगे। सम मेंस आर नॉट मोर्टल, ये कहाँ बोला है? तो ऑल की कैटेगरी में नॉट सम तो आ ही नहीं सकता। सम मेंस आर नॉट मॉर्टल इज़ फॉल्स, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। क्यों आर नॉट मॉर्टल, क्यों? दिस इज़ ट्रू, एक्चुअली दिस इज़ ट्रू। मैंने बोला कुछ मेंस मॉर्टल नहीं है, ये गलत बात है क्योंकि सारे ही मॉर्टल है, तो दिस इज़ ट्रू। सम मेंस आर मॉर्टल इज़ फॉल्स, इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है क्योंकि सम मॉर्टल्स आर ट्रू, हेयर इट इज़ ट्रू, सो यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। इनफ्लिबनेट सेंटर जो है इज़ एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि शोध गंगा को मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। T टेस्ट है, F टेस्ट है, ठीक है। ये इसमें पैरामीटर्स यूज होते हैं, देयरफॉर दे आर पैरामेट्रिक। स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, मैन विटने विल्सन टेस्ट, केंडल्स कोएफिशिएंट कॉन्ड्रेंस, ये जो तीन है ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिक्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ट्रूथ और फॉल्सहुड जो है आपका आर्ग्यूमेंट का प्रेडिक्ट है, स्टेटमेंट का प्रेडिक्ट। स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, आर्ग्यूमेंट ट्रू और फॉल्स नहीं होता है। वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर प्रेडिक्टेड ऑफ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट वैलिडिटी होती है, आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड है या नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड होता है। विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन आर एबिलिटी टू लर्न नई इन्फॉर्मेशन को एबिलिटी कौन सी होती है ब्रेन की जो समझती है इस चीज़ को? चलिए, हिपोकैम्पस जो होता है वो आपकी नई इन्फॉर्मेशन, अगर कोई वर्बली नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हिपोकैम्पस विल सी, ठीक है। जो सेरिबेरम होता है आपका, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और यहाँ पे क्या होता है, हायर फंक्शन होते हैं जनरली। पॉन्स क्या होते हैं आपके, ये होते हैं स्लीप से रिलेटेड, ठीक है। स्लीप, ब्रीदिंग, कम्युनिकेशन जो होती है वो सारा काम कराने का पॉन्स का काम होता है। थैलेमस क्या होता है, ये हमारा एक रिले स्टेशन होता है वेर इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन सारी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो एबिलिटी है टू सॉल्व द कंजर्वेशनल प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। एक आइडेंटिटी हो जाएगा, एक कंपनसेशन हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी। दिस इज पियाजे के हिसाब से हमारा जो सॉल्व होता है कंजर्वेशन प्रॉब्लम को कैसे होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग 3 चीज़ों पर कैसी है। पहले आइडेंटिफाई कैसे कर, आइडेंटिटी पे, कंपनसेशन पे एंड रिवर्सिबिलिटी पे। सेकंड स्टेटमेंट बोलिए, जो स्टेज होती है क्लासिफिकेशन डज नॉट डिपेंड, इट डज डिपेंड, ठीक है। डज डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी, कि वो फोकस कितना करता है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट पे इन अ सेट एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि हमारा 8-बिट ASCII कोड जो है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कितना है 8-बिट का, 256, ठीक है। Then you have small amount of atmospheric nitrogen oxides is produced from polluting sources. अच्छा, yes, छोटा अमाउंट ऑफ NO2 हमारा पॉल्यूटिंग सोर्सेज में आता है, येस। मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, येस इट इज़ ट्रू। फोटोकेमिकल रिएक्शन से हमारे जो NO2 का फॉर्मेशन होता है, ये सही बात है। पॉलिसी एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिक्वायर्स साउंड डेटाबेस सिस्टम्स एट द रीजनल लेवल ओनली वाली कोई बात नहीं है। जो पॉलिसी एक्शंस होते हैं वो हमारे सिर्फ रीजनल नहीं, हर एक लेवल पे काम कर सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है इट्स इम्पेकेबिलिटी विद द डेटा आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, क्वालिटी, क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन। ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम का काम ये होता है कि वो इंश्योर कर सके जो हमारा डेटा आर्किटेक्चर है इन द फॉलोइंग वेज, यस। उसके बाद आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, ओके, ये बाद में देखेंगे। वी हैव अकॉर्डिंग टू दी न्यायिका द फैलेसी ऑफ सर्व्याभिकारा
occurs when the middle term जो होती है of the different opposite conclusion. Okay, next we have when the middle term is irregular, it is distributed not related to the major term. और इसका distribution जो है वो आपका विल अंडरस्टैंड दिस, ये होता है हितवा भाषा, ठीक है। हमारा इसमें हमारा जो सव्य विकारा है, इसमें क्या होता है, ये न्याय लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट हमारी ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो, अगर हम न्याय फिलोसफी में देखते हैं तो हेतु हमने पहले भी देखा था, हेतु मतलब क्या होता है, रीज़न होता है, ठीक है। तो रीज़न जो होता है वो हमारा बिकॉज मिडिल टर्म होती है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसेस देगा चीज़ों का, ठीक है। तो हमारा जो प्रक्षा होता है आपका सब्जेक्ट, साध्या होता है आपका व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड, क्या प्रूव करना चाहते हो, हेतु होता है रीज़न बीच का, ठीक है। सो यहाँ पे जो स है, सा मतलब विद डिविएशन, दिस इज या इरेगुलरिटी के साथ, एंड इरेगुलर मिडिल टर्म, इसलिए द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। जो मिडिल टर्म होती है वो इरेगुलर होती है, इसका खुद का ही मतलब होता है विद इरेगुलर टर्म्स, ठीक है। एंड हेतु डज नॉट कंसिस्टेंटली अकम्पनी द साध्यास, जरूरी नहीं है हेतु हैव टू अकम्पनी दिस। Then you have which of the following waterborne diseases is caused by the virus, bacteria and protozoa. कौन सी जो बीमारी है वो वाटरबॉर्न डिजीज होती है और इसके थ्रू होते हैं डायरिया, ठीक है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। कॉलरा इज ऑल्सो, हेपेटाइटिस इज वायरल डिजीजेस, तो ये हमारा हो जाएगा जो इन सब चीज़ों से होते हैं वाटरबॉर्न डिजीज़ है, दैट इज़ डायरिया, ठीक है। अब है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, टीचर जो होती है शुड अक्नॉलेज एंड टेक इनटू अकाउंट द स्टूडेंट्स का व्यू, सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद बोले क्लासरूम में जो प्रोबेबिलिटी होती है मैसेज रिसेप्शन की कैन बी इन्हांस बाय इटैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, हम उसकी प्रोबेबिलिटी की मैसेज ज़्यादा रिसीव होंगे, रिसेप्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, तब आप उनके व्यू पॉइंट्स को इटैब्लिश करवाओगे, ठीक है। सो दिस इज बोथ आर ट्रू। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूरेन ब्रॉडनर बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, माइक्रो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बताओ यहाँ पे आपका माइक्रो सिस्टम, इसका हमारा हम बताते हैं, दिस इज़ हाउ इट इज़। पहले होता है हमारा माइक्रो में क्या होता है, जो आपके फैमिली रिलेशन, आपके जो पीयर्स होते हैं, आपका जो एक इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वो होता है आपके माइक्रो में, ठीक है। सो आपके माइक्रो में कौन कौन आ जाएंगे, आपके टीचर्स आ सकते हैं, फैमिली आ सकते हैं, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, ये सब आ जाते हैं। फिर आता है मीज़ो में क्या होता है, आपके पेरेंट टीचर आ जाएंगे, उनका इंटरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप आपकी घर की और बाहर की, ठीक है, स्कूल और नेबरहुड रिलेशन आपके आ जाता है यहाँ पे आपके मीज़ो में। फिर आता है एक्सो में बेसिकली क्या होता है, ये आपका होता है जहाँ पे आप इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हो किसी इंसान को, जैसे पेरेंट का वर्क प्लेस या कम्युनिटी या गवर्नमेंट, ठीक है। पेरेंट का जो स्ट्रेसफुल जॉब है में अफेक्ट द पेरेंटिंग क्वालिटी, ये होता है एक्सो। मैक्रो में क्या होता है आपका, ये लार्जर होता है, सोसाइटल फ्रेमवर्क यहाँ पे ज़्यादा आता है, जैसे कल्चर, कस्टम, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती है। लास्ट में होता है क्रोनो, सबसे ऊपर। क्रोनो में क्या होता है, ये हमारा होता है टाइम की वजह से जो भी डेवलपमेंट हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट रिपीटेशन है, या फिर उनसे कुछ इन्फ्लुएंसेस लेना है, या फिर लाइफ का ट्रांजिशन है, तो ये लास्ट में हमारा क्रोनो आ जाता है। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो लेवल पे कौन कौन होते हैं, इमीडिएट फैमिली आपकी होती है, स्कूल आपका होता है, नेबर आपका होता है, ये तीन जो है आपके माइक्रो लेवल पे आते हैं। कस्टम्स आपके कहाँ आ रहे हैं, कस्टम्स आ रहे हैं आपके मैक्रो में, बिलीव्स कहाँ आ रहे हैं आपके मैक्रो में, वैल्यूज़ ये आपके मैक्रो में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड विंड पावर एज पर, ये हम बाद में देखेंगे, अपडेटेड चीज़ है। द कम्युनिकेशन अमंग द पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैज़ नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इन्होंने बोला है हमारा जो इंसान है वो काम कर रहा है डिफरेंट लेवल पे और वहाँ पे कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल में भी होती है, इंट्रापर्सनल में भी होती है, और अपवर्ड में भी आपको रिपोर्ट करना होता है टू द हायर अथॉरिटी, इंट्रापर्सनल इज योर टू द पीयर्स एंड कॉलीग्स, हॉरिजॉन्टल भी आपका यही होता है। देन डायगोनली जो होती है उसमें आपका क्या है, नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग, यू गो वाया सम मीडिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पे, नोएडा यूपी में। इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, शिमला में, सॉरी इट्स नॉट इन शिमला, सॉरी, बायोलॉजिकल साइंस आपका कहाँ है, लखनऊ और यूपी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेस कहाँ है, हिमाचल में। और आपका शुगर केन रिसर्च कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है। रेस्ट फॉर द रिवीजन वी हैव, हमारे पास एक होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आर्यभट्ट कहाँ पे, आर्यभट्ट आपका है, आर्यभट्ट है आपका नैनीताल में, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे, मुंबई में। नेशनल
सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस का है बेंगलुरु में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस का है बेंगलुरु में। देन यू हैव फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है आपके अहमदाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है आपका बेंगलोर में, ठीक है। देन यू हैव अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे कैलिबर कहाँ पे आपका एआई के लिए है, बेंगलोर में इट्स एन एआई इन बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भोपाल में आ जाती है, साइंस रिसर्च, ठीक है। ये एआई का है, ये बेंगलोर में है। वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भोपाल में है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च हमारे दिल्ली में आ जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंसेज हमने देखा भोपाल में है। फिर हमने देखा इंडियन शुगर केन रिसर्च हमारा आपका यहाँ पे आ जाता है, शुगर केन लखनऊ में, ठीक है। एंड पोटैटो सेंटर हमारा शिमला में है, शिमला में पोटैटो भी है, ठीक है। पोटैटो सेंटर भी है। वेटनरी बरेली में आ जाता है। नेशनल डेयरी करनाल में है। नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिल्ली में है। एक हमारा ऑल इंडिया एम्स हमारे रहते हैं दिल्ली में, ठीक है। नेशनल वायरोलॉजी हमारी हमें पता होना चाहिए, वायरोलॉजी वायरस को स्टडी करने वाला पुणे में है, ठीक है। वी हैव न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में। ड्रग रिसर्च हमारा लखनऊ में होता है, ड्रग रिसर्च, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस रिसर्च हमने दिल्ली में देखा आपका DRDO। भाभा एटॉमिक हमारा मुंबई में। इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो हमारा बेंगलुरु में है। वी हैव ठीक है, हमारे ये सब कुछ हैं। तो ये कुछ इन एडिशन विद दिस है। नेक्स्ट वी हैव फाइल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इट इज़ यूज टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द फाइल सर्वर, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा है कि फाइल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यस, यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव में हम एंथुजियाज्म, नॉन पैट्रिशन, ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्सिविटी बताना है कौन सी जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्चर की क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए। तो रिफ्लेक्सिविटी हम देखते हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है वो प्रमोट करता है कि पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर, सस्टेनेबल सोसाइटी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। लो बैंडविड्थ इंटरनेट, ये हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज इज़ नॉट अ बैरियर। पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं है, ये खुद पर्सनल बैरियर हो सकते हैं। फिजिकल लोकेशंस ऑफ कम्युनिकेटर इज ऑल्सो नॉट अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या है? लो बैंडविड्थ। Next we have the modality of teaching has been differentiated from training or instructing in terms of which of the following learning outcome। किस में होता है ये टीचिंग वाला modality कि आपको क्या डिफरेंशिएट करा जाता है from training or instructing in terms which of the following learning outcome। critical and creative thinking, ठीक है। Which of the following gives the learner characteristics are associated with the field dependent। holistic and visual style पे कौन सा डिपेंड करता है? ये आपका रिलेटिंग द कंसेप्ट टू द पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप अपना कोई कंसेप्ट उसको पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हो तो आपका डिपेंडेंट होता है, फील्ड डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपका प्रेफरेंसेस। अच्छा, रीड कर लेते हैं सारे स्टेट। या फोकस ऑन दी फैक्ट एंड प्रिंसिपल। फैक्ट एंड प्रिंसिपल यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो तो रहना ही है। फॉर्मल इंटरेक्शन में टीचर रिलेटेड टू द टास्क एट हैंड। फॉर्मल इंटरेक्शन में भी आपका इंडिपेंडेंट हॉलिस्टिक विजुअल लर्निंग नहीं आती। प्रेफरिंग फॉर द कंप्लीट रादर देन कॉपरेशन चाहिए होता है, ठीक है, फील्ड डिपेंडेंट के लिए। देन यू हैव प्रेफरिंग फॉर द कॉर्पोरेट रादर देन द कंप्लीट। यस, कंप्लीट करने से ज़्यादा अच्छा क्या आपको कॉर्पोरेट करना हो, ये अच्छी बात है। प्रिसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट एंड मटीरियल। ग्लोबल एस्पेक्ट समझना ज़रूरी है मटीरियल का। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग आर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड लर्निंग एनवायरनमेंट बताना है कौन सा। प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय द टीचर, ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रीडिंग मटीरियल फॉर यूज़, ठीक है, ये होते हैं इंस्ट्रक्शनल व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शंस। प्रोएक्टिव मूव इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस। शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर, ये कहाँ से होगी? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी लर्निंग एनवायरनमेंट में। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मार्ट क्लासेज इट इज़। नेक्स्ट यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हेन द डेटा टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट द जो स्टूडेंट है द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इज डिफाइंड इन अ डिफाइंड एरिया। द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन उसको क्या कहते हैं? हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट का डेटा जो वो बताता है कि क्या प्रोफिशिएंसी लेवल है, तो इसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ द इनोवेशन इन द इवोल्यूशन सिस्टम एट प्रेजेंट। कौन सा जो है इंडिकेटिव है इनोवेशन का इवैल्यूएशन सिस्टम, प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। ओके, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, एक्सप्लोरिंग द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल टू डेवलप अ थ्योरी। कॉमन एक्सपीरियंस को यूज़ करके आपको एक थ्योरी डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव है, येस। एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, डेटा फैक्ट्स एम्पिरिकल की बात नहीं हो रही है, देयरफॉर इट इज़ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ अ ग्रुप। शेयर्ड कल्चर को एक्सप्लोर करना है इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ द पीपल। यस, एक्सटेंडिंग द जनरलाइजेशन फ्रॉम अ सैम्पल टू पॉपुलेशन, ये क्वांटिटेटिव होएगा, ठीक है। हमने एक्सटेंड करना है जनरलाइजेशन फ्रॉम अ सैम्पल एक पॉपुलेशन पे, ठीक है, ये हमारा क्वांटिटेटिव हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्शन रिसर्च बेस्ड। एक्शन में पहले क्या था, प्लान करते हो, फिर एक्ट करते हो उस प्लान पे, फिर ऑब्जर्व करते हो और फिर रिफ्लेक्ट करते हो, दिस इज़ योर एक्शन रिसर्च, ठीक है। आईसीटी जो है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आईसीटी की कहाँ का रिक्वायरमेंट होती है, वी हैव सर्वे रिलेटेड स्टडीज़ में हम आईसीटी को यूज़ करते हैं सर्वे को समझने के लिए। डेटा कलेक्शन में नहीं होता है ज़रूरी, वैसे वी कैन यूज़, इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट यूज, वी कैन यूज़ इन द कलेक्शन ऑल्सो। एनालिसिस में हम यूज़ कर सकते हैं, थीसिस राइटिंग में आज की तारीख में एआई है, सो वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दिस, नॉट आल्सो। हाइपोथेसिस, सैम्पल, रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च टूल। आप बताना है कौन सा का क्या मतलब है। हाइपोथेसिस क्या होती है, आपका हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट लेकर के आते हो जिसमें आप बताते हो कि ये पोटेंशियल सोल्यूशन हो सकता है इस पोटेंशियल प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, दिस इज़ अ टेंटेटिव आप लेकर के, तो इसको प्रूव करते हो। H0 हमारी जो है नल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है, तो ठीक है भैया, अदरवाइज यू हैव ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सैम्पल क्या होता है, सैम्पल होता है एक सबसेट, जो भी हमने सेट से निकाला हुआ एक सबसेट डेटा होता है। डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है कि कंसेप्ट फ्रेमवर्क लेके आते हैं किस तरीके से आपकी रिसर्च कंडक्ट हुई है। टूल्स क्या होता है, क्या टेक्निक हम यूज़ करेंगे उस कलेक्टेड डेटा को, फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। रिसर्चर जो है रिपोर्ट करता है रिसर्च फाइंडिंग टू द रिसर्च ऑडियंस इन सच अ वे कि जो उसके पर्सनल व्यूज़ होते हैं वो नेसेसरली गेटिंग द सपोर्ट। दिस इन्वॉल्व हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रीडिलेक्शन होता है, मतलब कि ये टेंडेंसी होती है टू फेवर समथिंग और टू बी बायस टूवर्ड समथिंग, प्रेजेंटिंग द फैक्ट टू मेक द ऑडियंस सपोर्ट द आइडिया। ऐसा फैक्ट्स आप बताते हो ऑडियंस को कि आप आपका आइडिया सपोर्ट करें, सो इस पर्सनल प्रीडिलेगेशन होता है, ठीक है। यू हैव नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द क्लासरूम सिचुएशन, कुछ जो मीडिया कम्युनिकेशन होते हैं आर मोर इफेक्टिव देन द अदर, ठीक है, ट्रू। डिपेंडिंग अपॉन सम पॉजिटिव स्टेटमेंट, सिलेक्शन ऑफ द मीडिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द मैसेज ऑफ द स्टूडेंट। ये भी कोई गलत बात नहीं करें, हम मीडिया में ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिसका नेचर जो है, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसके नेचर से मैच करें, तो इसमें क्या गलत है, सही बात है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, किससे इम्प्रूव हो सकती हैं आपकी, आस्किंग द जनरल क्वेश्चन से कम्युनिकेशन स्किल कैसे आपकी इम्प्रूव होएगी। एक्सपोजर टू द न्यू टेक्नोलॉजी, येस, इससे हमारा हो सकता है। फॉस्टरिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, येस। देन यू हैव डिस्क्रिमिनेंट्स यूज ऑफ वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन में आपके वोकैबुलरी का बहुत ही ज़्यादा है। लिमिटेड लिसनिंग से नहीं होगा, दिस इज़ अ ऑलरेडी अ नेगेटिव फैक्टर, तो 5 कैंसिल कर रहे हो यहाँ से। यहाँ पे देखो आस्किंग जनरल क्वेश्चन, वाई जनरल, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज एज, स्ट्रक्चर क्लासरूम को हम क्या ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्यों हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, रिसीवर का फीडबैक भी लेना चाह रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम जो कम्युनिकेशन होती है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन साइड अ क्लासरूम हमारे को लिसनर की एनालिसिस चाहिए होती है। टीचर शुड एम्बार्क अपॉन द लिसनर्स एनालिसिस की क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है, जब आपका लिसनर को समझ आ रहा है आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। आइडियोलॉजी लर्निंग नहीं होती, आपका नहीं होता, इशूइंग अटेंशन कमांड नहीं होता है, बट जो लिसनर है उसका एनालिसिस क्या है। द कंसेप्ट ऑफ द एंट्रोपी एज यूज इन द कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ऑर्डर। शेनॉन ने 1948 में दी थी, लैक ऑफ ऑर्डर। तो ये जो कंसेप्ट है एंट्रोपी का आर यूज इन द कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर ऑर्डर। देन यू हैव जो विनोद नहीं, आप यहाँ पे एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज़ अ सोल, सब बिलीव करते हैं कि एक सोल होती है, देयरफॉर यू शुड ऑल्सो बिलीव, इसलिए आपको भी बिलीव करना चाहिए। जनरल टू स्पेसिफिक, बताओ एड पॉपुलम, मतलब फेवर समथिंग विच इज़ फॉल्स, इट्स नॉट फॉल्स, इज बेसिकली कि आप किसी चीज़ को फॉलो इसलिए करो क्योंकि दूसरे भी करें तो आपको भी करनी चाहिए, ये वो है, ठीक है।
देन यू हैव फॉलोइंग द पॉपुलेशन, गॉड इज़ ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग्स। ये जो है वो इंसान बढ़िया क्योंकि उसने ये बढ़िया काम करा है। जो ये इन्फ्रेंसेस है कमिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी, इसको बोलते हैं पेटिटो प्रिंसिपले, मतलब कि सर्कुलर थ्रू थॉट प्रोसेस, सर्कुलर थॉट प्रोसेस। सर्कुलर थॉट प्रोसेस मतलब सर्कुलर टू सपोर्ट द कंक्लूजन। आपने ये मान लिया भगवान ग्रेट है, वाई ही इज़ ग्रेट बिकॉज इज डूइंग गुड थिंग्स, तो ये हमारा पेटिटो प्रिंसिपले होता है। ओके, जो आपका एड होमिनिम होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द आर्ग्यूमेंट, जो इंसान है उस पर हम अटैक करना शुरू कर देते हैं, इंडिविजुअल पे जाते हैं, ह्यूमन पे जाते हैं। होमिनिम ह्यूमन समझ जाओ। पॉपुलेशन क्या है हमने अभी समझा, ठीक है। फिर उसके बाद है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, मतलब क्या होता है कि हम एक जनरल रूल होता है एक स्पेशल केस में और वेयर इट शुड नॉट बी अप्लाइड, अप्लाई करते हैं एक जनरल रूल। यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सीडेंट को एड्रेस नहीं करें। कटिंग द पीपल विद नाइफ इज़ इलीगल, सर्जन कट द पीपल विद नाइफ्स देयरफॉर सर्जन्स आर क्रिमिनल्स, ये गलत बात हो जाएगी। सो हमने क्या है एक स्पेशल कैटेगरी को जनरलाइजेशन से इक्वेट करा है, वो गलत बात हो जाती है। फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी में क्या होता है कि कोई एक स्टेटमेंट होती है उसको हम यूज़ करते हैं मोर देन वन सेंस, एक सेंस के अलावा उसको, जैसे लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, फेदर इज़ लाइट देयरफॉर फेदर कैन नॉट बी डार्क, ये गलत बात होगी ना। लाइट थिंग का मतलब क्या है, लाइट मतलब हम हल्के बात कर रहे हैं ना कि, ठीक है। लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क, लाइट थिंग मतलब कि लाइट जहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है, जो इल्यूमिनेट कर सकता है, ठीक है। इल्यूमिनेशन थिंग वो डार्क नहीं हो सकती, और इन्होंने लाइट जो फेदर है उसको लाइट मतलब कि हल्केपन से सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वो एम्बिग्विटी हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव कि हमने एड प्रॉब्लम देख लिया कि क्लेमिंग स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मेनी पीपल बिलीव्स इट। देन यू हैव कॉम्पोजिशन में क्या होता है, अज्यूमिंग कि आपका व्हाट इज़ ट्रू ऑफ एन इंडिविजुअल पार्ट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू एज अ होल, कि जो एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए ट्रू है वो आपके होल के लिए भी ट्रू होगा। और प्रिंसिपल पेटिटो में क्या होता है कि द कंक्लूजन इज़ ऑलरेडी अज्यूम्ड इन द प्रेमाइस, हम सर्कुलर रीजनिंग करते हैं, जो ऑलरेडी हम जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ ही पहले से कर रहे हैं, ठीक है। तो गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज सो दैट द बाइबल इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ द होल ऑफ द गॉड, तो वो इसको ये होता है सर्कुलर रीजनिंग। और फिर उसके बाद आता है आपका ये फैलेसी ऑफ डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि अज्यूमिंग व्हाट इज़ ट्रू ऑफ अ होल मस्ट बी ट्रू फॉर ईच पार्ट, मतलब कि जो होल के लिए ट्रू है वो उसके हर एक पार्ट के लिए भी ट्रू होगा। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कॉम्पोजिशन के लिए ट्रू है तो होल के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। अनिल जो है पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम इज़ इनडिफरेंट, हिज पेरेंट्स डू नॉट फाइंड हिम active either, but his performance in examination range from good to outstanding, therefore he must be studying privately in a clandestine way. So this example of what kind of परमाना, बताओ कौन सा परमाना का एग्जाम्पल है, अनुमान, मतलब इन्फ्रेंसेस हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब बंदे को एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहा है, नंबर आ रहे हैं, बट वो क्लास में तो नहीं पढ़ रहा, तो रात में पढ़ रहा होगा। सो दिस इज़ अनुमाना, इन्फ्रेंसेस। उपमाना हम कंपेयर करते हैं दो सिचुएशन को, ठीक है। देन वी हैव अदर थिंग जैसे अनुपलब्धि, दैट नॉन अप्रीहेंशन, और अत्रापति मतलब कि इम्प्लीकेशन क्या होगा उस चीज़ का, इम्प्लाई कहाँ पे कर सकते हैं। देन यू हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन पूर्वावत एंड सेवावत इज मेड विद रेफरेंसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण प्रत्यक्ष जो है, परसेप्शन जो है, उसके हिसाब से हम पूर्वावत और सेवावत का ड्राइव करते हैं। परसेप्शन हमारा क्या कहाँ से आता है, आपके सेंसरी ऑर्गन से आता है, कि जो हमने नॉलेज सेंसरी ऑर्गन से गेन करी है। अनुमाना मतलब क्या होता है, हम लोग जो नॉलेज है उसको इनडायरेक्टली रीजनिंग के थ्रू हम कुछ अनुमान लगाते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, ठीक है। सो पूर्वावत और सेवावत, और एक होता है समयोता दृष्टा। तो पूर्वावत होता है मतलब इन्फ्रेंसेस फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से इन्फ्रेंसेस निकाले हैं, मतलब कि कॉज ये है तो इफेक्ट ये होगा। यू ऑब्जर्व द कॉज एंड इन्फर के फ्यूचर इफेक्ट ये हो सकता है। अभी क्या है, यू सी दैट देयर इज़ अ वॉर, तो आपको ये है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, दिस इज योर कॉजेज एंड इफेक्ट। फिर उसके बाद आपका होता है दूसरा सेवावत। सेवावत में क्या होता है, इफेक्ट आपको पता है, ठीक है, उसका कॉज आप ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। तो ऑब्जर्वर जो है, यू ऑब्जर्व एन इफेक्ट और उसके बाद इन्फर करते हो कॉजेज। जैसे यू सी रिवर वाटर आ रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, तो उससे हमें समझ आता है कि बारिश हुई होगी रातों रात में, हम सुबह उठते हैं रोड गीला है, तो हम देखते हैं कि अच्छा बारिश हुई होगी, इफेक्ट के बाद आप कॉज पे जाते हो, ठीक है। देन यू हैव सम्मान योद्धा दृष्टा, तो इसमें कहते हैं इन्फ्लुएंसेस हमारा रिपीटेड यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस से आती है, कि मतलब जो मून है वो अपनी चेंज पोजीशन करता है, 15 दिन वो डिफरेंट पोजीशन में होता है, 15 दिन वो डिफरेंट पोजीशन में होता है, ठीक है, डिफरेंट शेप में होता है। तो ये हमारा रिपीटेड जो हमारा कॉज एंड यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ओके, देन विच सेंटेंस कैन नॉट फिट इन द AEIO फ्रेमवर्क। सॉरी, AEIO फ्रेमवर्क में क्या होता है, ए और आई तो पॉजिटिव होते हैं और ई और ओ नेगेटिव होते हैं।
ठीक है। नो सॉल्ट, ऑल सॉल्ट एंड सम सॉल्ट, ये तो है, लेकिन द सॉल्ट ऑन द टेबल हैज़ आयोडीन, ये तो नहीं है। हमारा नो भी आता है, सम भी आता है, ऑल भी आता है, नन भी आता है, तो ये इसमें आता है। ये द सोल्ट वाला सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर क्या होता है आपका? एन इनपुट डिवाइस जो कि प्रोड्यूस करती है अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स। नहीं, प्लॉटर होता है कि एक आउटपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं जो कि ड्रॉ करता है ग्राफिक्स, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है? ज़ेटाबाइट्स, ठीक है। उससे छोटा एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, एंड देन यू हैव टेट्राबाइट। ई कॉमर्स जो है इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। एक एन इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो शेयर करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा है इसलिए, इंट्रानेट प्राइवेट वर्जन होता है इंटरनेट का। इंटरनेट क्या है? कनेक्टिंग द अदर एरियाज ऑल्सो। ओके, डिवाइस अलाउ अ यूज़र टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू द कंप्यूटर। एक डिवाइस है जो कि कॉपी जो होती है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को उसको अलाउ करता है और सेव करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में, वो स्कैनर होता है, ठीक है। देन यू हैव हमें बताने कौन कौन से सोर्सेज हैं ऑफ सॉलिड वेस्ट। रेजिडेंशियल एरिया से आता है, इंस्टीट्यूशनल एरिया से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। डस्ट स्टॉर्म हमारा सॉलिड वेस्ट का या ओशन नहीं है। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इंडस्ट्रियल इफिलेंट, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन भी एक हमारा सोर्स नहीं है, वो रिजल्ट होता है। अनसाइंटिफिक डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी हमारा है। ऑफ शोरिंग ऑयल ड्रिल की। improper management of septic system is also your reason for soil pollution. Then you have what? सेफ्टी हेज की बात हो रही है। मैंग्रोव कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ सेफ्टी हेज। मैंग्रोव में क्या होता है? आपके जो ट्रूली प्रोटेक्ट करते हैं वनरेबल कोस्ट लाइन को, और यहाँ पे सॉइल को वो अपने एक साथ रखते हैं, इसलिए ये बैरियर के भी जैसे काम करते हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैंसरस होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसमें? आपके फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, लंडन स्मॉग भी बोलते हैं उसको। देन यू हैव सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट क्या है? कि स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंशंट यूनिवर्सिटी जो है इंडियन यूनिवर्सिटी जो कि आपके हीनयाना के लिए है, वल्लभी यूनिवर्सिटी। नालंदा हमारा हीनयाना के लिए, महायाना के लिए, महायाना के लिए। विक्रमशिला हमारी महायाना के लिए, ठीक है। यहाँ से तांत्रिक विद्या और ये सब भी आते हैं। वल्लभी जो है आपके हीनयाना की है, ये आपकी तांत्रिक विद्या पे चली जाती है, आपकी महायाना पे रहते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। ग्रेनेटोलॉजी, साइकोलॉजी, एथिकल हैकिंग एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड पेट ग्रूमर। हमें बताना है कौन सी अनकन्वेंशनल लर्निंग है। साइकोलॉजी एक टर्म है, एंथ्रोपोलॉजी एक हमारी कन्वेंशनल लर्निंग है, पर ग्रेनेटोलॉजी, एथिकल हैकिंग एंड योर पेट ग्रूमिंग ये हमारी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। आइडेंटिफाई द की रिजल्ट्स एरिया ऑफ द स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। संकल्प प्रोजेक्ट जो है स्किल के एक्विजिशन, नॉलेज की अवेयरनेस, किस चीज़ के लिए? लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए। ये प्रोजेक्ट क्या करना चाहता है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहता है स्ट्रेंथ को, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेगा, इंक्लूजन की बात करेगा, एंड ऑल्सो एक्सपैंड करेगा स्किल थ्रू पीपीपी मोड। ओवरसी द एम्प्लॉयमेंट थ्रू एजेंसी नहीं, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। आइडेंटिफाई द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस लिस्टेड इन द नीति आयोग की 3rd ईयर एजेंडा में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात हो रखी है। सो विल बता देते हैं। सिविल सर्विसेज, इलेक्टोरल एंड करप्शन रिलेटेड। रेस्ट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अपडेटेड वर्जन पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन के कंटेक्स्ट में हमें बताना है कौन सी स्टेजेस जो है वो विल बी कंसीडर एज अ रिलेटिवली एडवांस स्टेज। वैल्यू ऑफ कंसोलिडेशन थ्रू इंटीग्रेशन, ये हमारी एडवांस स्टेज। अच्छा, हमने क्या करा? सीधा है कलेक्शन करा है थ्रू इमिटेशन, ऑब्जर्व करके, इमिटेशन से नहीं। द वैल्यू असेसमेंट थ्रू इनर इवैल्यूएशन, इनर इवैल्यूएशन के थ्रू हमने वैल्यू असेसमेंट करी है, ओके। वैल्यू क्लैरिफिकेशन थ्रू एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या रहा है उसके हिसाब से क्लैरिफिकेशन करी है। इसमें बोला वैल्यू कंसोलिडेशन, हमने इंटीग्रेशन से क्या कंसोलिडेट करा है, ये हमारा जो है आपका हो जाता है रिलेटिवली एडवांस स्टेज फॉर योर वैल्यू एजुकेशन। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर है हमारा दिसंबर 2025 का, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ डी आई नहीं देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास है एक ही हमारा जो
क्वेश्चन है विच सेज दैट हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है, ठीक है। द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट आवर ओन थिंकिंग इज़ मेटाकॉग्निशन। फिर उस बोले मेटाकॉग्निशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन मेटाकॉग्निशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग आवर ओन कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस, ठीक है। मोटिवेशनल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, हमारे खुद के कॉग्निटिव को कंट्रोल करने के लिए एक मेटाकॉग्निशन हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है। टीचिंग पीपल how to learn stems from the idea of fostering a sense of agency and responsibility within the learner. Teaching people how to learn stems from the idea of fostering a sense of agencies and responsibility within the learner. मेटाकॉग्निशन एनी हाउ डज़ नॉट हेल्प इन टीचिंग द पीपल हाउ टू लर्न। वो हेल्प नहीं करता है कि लोगों को कैसे लर्न करना सिखाना है। मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड सेल्फ रेगुलेशन दोनों ही रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सो वी शुड नो दैट डी जो है हमारी इज़ बेसिकली इनकरेक्ट। तो अगर डी आप एलिमिनेट कर देते हो तो यू गेट द आंसर 4, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि जो मेटाकॉग्निशन है ये हमारी खुद की थिंकिंग होती है। मेटाकॉग्निशन ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे कॉग्निशन को कॉग्निटिव को कंट्रोल करता है, मोटिवेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऑल्सो टीचिंग लोगों को बताता है कि आप कैसे फॉस्टर कर सकते हो अपने सेंस ऑफ एजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द लर्नर, और ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वी हैव कि अरेंज द फॉलोइंग साइकोमोटर जो डोमेन्स है डेवलपमेंट की फ्रॉम अ सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स में हमें इसको अरेंज करना है। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। बताना है कौन सा कैसे होएगा, ठीक है। तो हमने देखना है आपका जो गाइडेड रिस्पॉन्स है वो कहाँ पे आएगा। वी हैव ए बी, सही है। परसेप्शन के बाद वी गेट सेट्स, वी हैव गाइडेड रिस्पॉन्स, उसके बाद आता है उसका मैकेनिज्म हम समझते हैं, देन वी अंडरस्टैंड दी कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। तो ये सही है। द सीक्वेंस इटसेल्फ इज करेक्ट। जो साइकोमोटर डोमेन्स होते हैं, पहले परसेप्शन आता है, पहले आप सेंसरी ऑर्गन आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर सेट्स करते हैं, फिर आपका गाइडेड रिस्पॉन्स आता है, फिर उसका मैकेनिज्म समझते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आपका वहाँ पे डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स। बताना है कौन किससे मैच करेगा। रिलायबिलिटी क्या होती है, हम आपका क्या देखते हैं यहाँ पे, अच्छा, मिनिमाइजेशन ऑफ दी पर्सनल एरर कहाँ पे होता है। आप पर्सनल एरर को कहाँ मिनिमाइज़ करते हो, यू मिनिमाइज इट इन योर, आई एम सॉरी, हम पर्सनल एरर को कहाँ मिनिमाइज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। एंड वैलिडिटी किस चीज़ की होती है, वैलिडिटी हम देखते हैं कांस्टेंट एरर्स की, ठीक है, कि कांस्टेंट एरर तो नहीं आ रहा, मिनिमाइज़ करना उसका काम होता है कि वैलिड हो रहा है, वो कांस्टेंट एरर्स ना आए। देन यू हैव रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को कि वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल जो एरर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं। नॉर्म्स क्या होता है, इंटरप्रेटेटिव एरर्स को मिनिमाइज़ करना। जो चीज़ें इंटरप्रेट करी जा सकती है उनका जो एरर है वो कम से कम रखना, नॉर्म्स में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी में क्या आएगा, आप पर्सनल जो चीज़ें होती है पर्सनल एरर को मिनिमाइज़ करते हो। वैलिडिटी क्या होता है, कांस्टेंट जो एरर आने हैं उनको मिनिमाइज़ करना। रिलायबिलिटी मतलब वेरिएबल एरर्स को मिनिमाइज़ करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, कैटेगराइजेशन एंड आपका स्किल्ड मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज़ एसोसिएटेड विद द अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ अ लर्नर। अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ अ लर्नर से कौन कौन से एसोसिएटेड है, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, कैटेगराइजेशन, स्किल्ड मूवमेंट। बताओ बिहेवियरल एबिलिटी कौन सी हमारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ अ लर्नर। बिहेवियर में आपका क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है, सिंथेसिस आता है, कैटेगराइजेशन, स्किल्ड मूवमेंट आता है। बताओ बिहेवियर में हमारा आता आया है कैटेगराइजेशन। बिहेवियर से आप एवैल्यूएट ना करते हैं, ना तो सिंथेसाइज करते हैं, ना ही आप स्किल्ड मूवमेंट करते हैं, ये आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन कैटेगराइजेशन जो है वो आपका बिहेवियर एबिलिटी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरियन रेफर टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफर टेस्टिंग से कौन सा रिलेटेड नहीं है। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसे रेफरेंस लेके टेस्टिंग करनी है, ठीक है। पहले देखते हैं डोमेन रेफरेंस क्राइटेरिया, डोमेन का हो गया ना, रेफरेंस टेस्टिंग ये होएगा। ऑब्जेक्ट पे एक क्राइटेरिया हो गया, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है एंड आप उसके ऊपर रेफरेंसेस लेके टेस्ट कर रहे हो। इट्स प्रिंसिपल यूजेस इन मास्टरी टेस्ट, ठीक है। इसके प्रिंसिपल जो है मास्टरी टेस्ट में यूज़ होता है।
क्राइटेरिया हो गया, उसको रेफर करके हमने टेस्टिंग करें, उसको मास्टरी टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। किसी एक इंडिविजुअल की ग्रुप में क्या रिलेटिव पोजीशन होगी उसको टेस्ट करने के लिए। ये कुछ फॉलोइंग क्राइटेरियाज थे, उसके रेफरेंस में हमने रिजल्ट ड्रॉ करें। ठीक है, ये हमारा समझ लिया, हमने डोमेन देखा, उसके हिसाब से रेफरेंस ये हमने देख लिया। हमने मास्टरी करी है। ठीक है, इट इज़ अ प्रिंसिपल यूज़ आर इन द मास्टरी टेस्ट। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम मास्टरी टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन टेस्टिंग द रिलेटिव पोजीशन। एक इंडिविजुअल की ग्रुप में क्या रिलेटिव पोजीशन रहेगी, इस टेस्ट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, फोर्थ करेक्ट नहीं है। यस, ऑप्शन 4 जो है इसका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नहीं है। वेदर पर्सन हैज़ मास्टर्ड अ स्किल और ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्राइटेरिया में हम समझ सकते हैं कि किसी ने मास्टरी करी है उस क्राइटेरिया के हिसाब से या नहीं। एंड हाउ दे आर कंपेयर विद अदर्स, बट हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या रहेगी। ठीक है, देन यू हैव नेक्स्ट आपके असर्शन रीजनिंग है। ठीक है, असर्शन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो हमारी अप्रोप्रिएट होती है फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज़ अप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। फेयर इनफ। देन यू हैव फेयर इनफ। देन यू हैव प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हेल्प करती है रिड्यूस करना बायस, रिड्यूसिंग बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। ठीक है, इसलिए हमारी जो है ये यूज़फुल होती है। सो इसका आंसर होएगा ये। यहाँ पे आपका जो है बायसनेस को रिड्यूस करना सैम्पल में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का काम नहीं होता, प्रोबेबिलिटी में नहीं होता, रैंडम सैम्पलिंग में होता है आपका रिडक्शन ऑफ बायसनेस। अरेंज द फॉलोइंग पी वैल्यूज़ फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको बताना है कौन सी कहाँ पे आती है। सो इसमें हमारा आएगा फर्स्ट वी हैव द लोवेस्ट वैल्यू विच इज़ 0.5। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है वी हैव 0.005, देन वी हैव 0.01, then we have 0.001 and then we have 0.0001. So this is your E, this is your 05C, this is your B, this is your D and this is your A and this is your option 3. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कुछ तो स्केल्स है मेजरमेंट के और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल प्लेस आइटम फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट ऑफ द, हमें डायरेक्टली विल डू द क्या कहते हैं मैच द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट जो है नॉमिनल, ये हमारा क्या कैटेगरीज को देखता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखते हैं हम लोग। ऑर्डिनल में क्या होता है, हम लोग प्लेस करते हैं आइटम्स को लीस्ट से लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ऑर्डिनल रेशियो में क्या रहता है, रेशियो हमारा रहता है इट्स अबाउट योर रिसर्चर्स टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ईजिली, किस प्रोपोर्शन में किस रेशियो में चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और इंटरवल में क्या होता है कि यहाँ पे आइटम्स जो होता है फार अपार्ट, मतलब कि कितने टाइम इंटरवल पे या कितने नंबर इंटरवल पे की जाएंगे, तो कितना प्रिसाइज, हाउ फार अपार्ट। फार अपार्ट से आपका इंटरवल आ गया, रेशियो आ गया प्रोपोर्शन से, नॉमिनल आ गया कैटेगरी से, और ऑर्डिनल आ गया आपका हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ये हमारे क्राइटेरियाज रहेंगे इनको समझने के। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रैटेजी दैट। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है कंस्ट्रक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी जो कि क्या करेगी आपकी, ए ऑप्शन एंटेल्स अ डिडक्टिव अप्रोच, क्वालिटेटिव में डिडक्टिव अप्रोच टू रिलेशन बिटवीन द थ्योरी एंड रिसर्च। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि आपका हैज़ इनकॉपरेटेड द प्रैक्टिस एंड द नॉर्म्स ऑफ द नेचुरल साइंटिफिक मॉडल, embodies a view of social reality as a constant shifting emergent property of an individual creation, embodies a view of social reality as an external objective reality। हमारे से पूछा है क्वालिटेटिव के हिसाब से हमें बताना है, कंस्ट्रक्ट करना है रिसर्च स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। पहले मैं बोले जो डिडक्टिव अप्रोच रहती है, ठीक है, उसको इंटील करेंगे ताकि हम थ्योरी और रिसर्च के रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें। इन्होंने बोले हम इनकॉपरेट करेंगे प्रैक्टिस को और नॉर्म्स को जो कि नेचुरल साइंटिफिक मॉडल से आती हैं, या फिर कुछ ऐसे सोशल रियलिटी के व्यू पॉइंट्स रहेंगे एज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल क्रिएशन की, वहाँ से हमारा जो इंडिविजुअल क्रिएशन है उससे हम, लेकिन आंसर है इसका क्या है हमारा 14th का, वी हैव दिस, कि जो हमारी सोशल रियलिटी होती है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती है। जैसे इंडिविजुअल क्रिएशन हमारा आगे बढ़ता है, इमर्ज होता है, वैसे वैसे हमारी सोशल रियलिटी जो है वो आगे चलती है। इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च की स्ट्रैटेजी ये रहती है। अब ये आपकी सोशल रियलिटी, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रियलिटी, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है,
यहाँ से आएगा, इट्स अ क्वालिटेटिव थिंग। ये साइंटिफिक मॉडल में एम्पेरिकल चीज़ें आ जाएंगी थ्योरी, और इसमें भी हम लोग क्वालिटेटिव नहीं लेकर के चलेंगे, ठीक है। सर्वे रिसर्च ऑन अ सैम्पल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन। हमें बताना है कि जो सर्वे होता है ऑन अ सैम्पल ऑफ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम परटेन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन। कौन सा रिसर्च डिज़ाइन परटेन करता है? क्रॉस सेक्शनल, एक टाइम पे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रॉस सेक्शनल होता है। एक्सपेरिमेंट हमारे लॉन्गिट्यूडनल भी फेज वाइज होगा कि एक समय पे दूसरे में, केस टू केस, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट भी टाइम टेकिंग होते हैं, बट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम अगर सर्वे करना है तो हमारा क्रॉस सेक्शन, हम डिफरेंट सेक्शंस को का सर्वे लेकर के उस चीज़ को देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सर्वे, डिफरेंट पीपल ऑफ सर्वे, मतलब जो भी है अपना क्रॉस सेक्शन देखते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर ट्रू फॉर द टिपिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो मैसेज होते हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल हो सकते हैं, विच इज़ ट्रू, ठीक है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है डज नॉट इन्वॉल्व म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, डज इट इन्वॉल्व और डज इट नॉट, ठीक है। देन यू हैव कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, येस ये दोनों हो सकते हैं। जो कम्युनिकेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स और सटल दोनों हो सकते हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर हमारा ये प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व, इट डज इन्वॉल्व द म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे इन्वॉल्व म्यूचुअल नहीं होता है कम्युनिकेशन में। सो ए सी एंड डी, अच्छा सर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बिगिनिंग विद द मोस्ट पर्सनल। पर्सनल से आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। पर्सनल आपका इनमें सब में इंट्रा पर्सनल होएगा, इंटर ग्रुप होएगा, इंटर ग्रुप होएगा, इंट्रा पर्सनल इंस्टीट्यूशन। यू हैव टू अरेंज दैट कि कौन सा रहेगा, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वी हैव हमारे पास इंट्रा पर्सनल, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास विल बी हैविंग इंटर पर्सनल, ठीक है। अब पर्सनल हटा करके फिर हम आएंगे इंस्टीट्यूशनल, नो इंस्टीट्यूशनल तो लास्ट होता है, सॉरी। इंट्रा ग्रुप, फिर इंटर ग्रुप और लास्ट में इंस्टीट्यूशनल। तो इंट्रा हमारा खुद के साथ होता है, इंट्रा हमारे खुद के साथ होता है। पहले पर्सनल पे जाएंगे, फिर ग्रुप पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे इंस्टीट्यूशन में। ईजी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल यहाँ पे है टाइप ऑफ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन, और उसके एग्जाम्पल से बताना है। फिजियोलॉजिकल साउंड कौन सी होती है, ठीक है। फिजिकल साउंड फिजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, सिम्नेटिक क्या होता है, ओके। तो हमारा जो है फिजियोलॉजिकल होएगी फटीक, आप थक जाते हो, फटीकनेस, ठीक है। फिजिकल होएगी फटीक, और आपका फिजिकल हो जाएगा ब्राइट लाइट, किस तरीके का वो दिख रहा है। साइकोलॉजिकल क्या होगा, प्रेजुडाइज, ठीक है। ये तो मान नहीं देना चाहिए। और सेमिनेटिक होगा वर्ड नॉट अंडरस्टूड, ठीक। सो सेमिनेटिक हमारा हो जाएगा, ये आंसर कौन सा है, 2। फिजियोलॉजिकल फटीक हो गया, फिजिकल हमारा ब्राइट लाइट्स हो गए, साइकोलॉजिकल हम प्रेजुडाइज हो गए, सेमिनेटिक्स हमारा ये होगा। हमारा प्रेजुडाइज से आंसर आ रहा है वैसे, इफ़ यू नो दिस आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद आओ प्लांट पब्लिसिटी दैट स्प्रेड्स द स्पॉन्टेनियस एंड रैपिडली बाय वर्ड ऑफ माउथ, नॉट ऑल्सो बाय सोशल नेटवर्क साइट्स थ्रू आउट अ पोटेंशियल मीडिया कंज्यूमर मार्केट रेफर्स टू व्हाट। अब बताना है प्लांट पब्लिसिटी थी जो कि स्प्रेड करे स्पॉन्टेनियस एंड रैपिडली बाय वर्ड ऑफ माउथ बोल करके, ठीक है, बट ऑल्सो बाय द सोशल नेटवर्क साइट्स थ्रू पोटेंशियल मीडिया कंज्यूमर मार्केट रेफर्स टू। अब बताना है कौन सी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। सो हमें बताना है इसमें, तो हमारा आंसर रहेगा न्यूज़ है, वायरल एडवर्टाइजिंग है, कम्युनिक्स है, रिजॉइंडर्स है। तो वायरल करना है, ठीक है, वायरल करना है, वायरल स्पॉन्टेनियस स्प्रेड वायरल करना है, वायरल एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, ठीक है। द नंबर और द साइकोलॉजिकल रिकास्टिंग ऑफ अ मैसेज सो दैट इट मीनिंग इज़ इन लाइन विद दी पर्सनस का जो इंसान का एटीट्यूड बिलीफ है उसके ही लाइन पे उनका जो मैसेज है वो डिलीवर होना चाहिए। साइकोलॉजिकल रिकास्टिंग ऐसे होनी चाहिए। इसको इसमें बताना है हमारा कौन सी चीज़ ये डिफाइन कर रही है। सो हम वी हैव सिलेक्टिव परसेप्शन, एक परसेप्शन हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, साइकोलॉजिकल रिकास्टिंग है किसी मैसेज की जो कि हमारे बिलीफ और एटीट्यूड से मैच कर रही है, सिलेक्टिव परसेप्शन हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव 2 लिस्ट है, हमें बताना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है बट इट इज़ ना मैथ द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो बताना है कौन सा किससे रिलेटेड है। हम देख लेते हैं, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है,
+1, ठीक है। 5 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 11 एंड आई थिंक इट्स A2 B1 C4 D3, ये आंसर है। चलो नेक्स्ट। यार ये नहीं देखेंगे अभी हम थियोरेटिकल पार्ट की देखेंगे बस। ऑल एम्स आर पी, ठीक है। ऑल एम आर पी, सम एम आर एस, सम एस आर पी बताना है कौन सा क्या है, मोड एंड फिगर के हिसाब से आपको बताना है। ओके, सो ऑल एम आर 3, ठीक है। फिर उसके बाद नो एम आर पी, सम एस आर नॉट एम। दिस इज़ व्हाट दे सेइंग कि जितने भी एम हैं वो सब पी हैं, ठीक है। और सम एम्स आर पी, तो मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सारे सही जा रही हैं। यहाँ पर नो एम एंड पी दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो सम एस आर नॉट एम, ठीक है भाई, सम एम्स, ठीक है। यहाँ पे बोलो ऑल पीज आर एम, ठीक है। ऑल पीज आर एम एंड सम ऑल एस आर एम। फिर बताना है ऑल एस आर पीज, हाउ इज़ दिस रिलेटेड, आप समझ लो खुद से। ऑल सम पीज एंड सम एम्स एंड देन सम एस आर पीज, ठीक है। तो ये हमारे पर है, यहाँ पर बताया गया है। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, सॉरी कौन सा किससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने देखा है सारे सही हैं तीनों के तीनों। फिर हमने देखा जो ये है ऑल एम, हमने देखा था इसमें EO 1 आएगा, ठीक है। एंड देन यू हैव ऑल मेंस, ऑल पीज आर एम एंड दिस इज़ योर AAA 2। एंड लास्ट में हमारा बचता है ये सम पीस, दिस इज़ 3 2, ठीक। सो हमने बेसिक्स रिवाइज करना है। जो ए होता है मतलब कि आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव्स होते हैं कि सारे, ऑल जो है ऑल आर ऑल एस आर पीज, कहाँ है ऑल एस आर पीज, ठीक है। फिर हमारे ए है ये सारे, ठीक है, कि इसमें ऑल पीज आते हैं ऑल, तो AAA 2। फिर हमने देखा कि हमारे जो ये है यहाँ पे कि सम एस जो है आर पी, सम कहाँ पे आते हैं, ई में आता है, यूनिवर्सल नेगेटिव, सॉरी मैंने गलत बोला, आई में आता है। समथिंग ये हमारा आता है आई, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ थे, आई हमने कहाँ पे देखा, यहाँ पे, क्योंकि सम पीज आर एम, सम एस, तीनों के तीनों ही सम आर समथिंग, तो दिस इज़ ये। देन वी हैव हमारा आता है कि यहाँ पे देखो नो एम इज़ पी, सिमिलरली ये हमारा आएगा ई होता है अफर्मेटिव नेगेटिव्स। उसके बाद बोले सम में हमने देखा कि सम पीज आर नॉट एम, यहाँ पे आई में क्या था आर, एस आर पी, सम एस आर पीज, यहाँ पे सम एस आर नॉट एम, तो ये नॉट एम हमारा आई ओ में आ जाता है। सो वी हैव EOO, क्योंकि नॉट एम नॉट पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 सिम्बल्स होते हैं, AEIO, ये सारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव्स, ये नेगेटिव्स, दीज आर योर पर्टिकुलर अफर्मेटिव्स एंड दीज आर योर पर्टिकुलर नेगेटिव्स। इंडियन लॉजिक में जो मटीरियल फैलेसी होती है उसको हम हेतवा भाषा बोलते हैं, ये असर्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो फैलेशियस इन्फरेंसेस होते हैं, अनुमान जो होते हैं, वहाँ पे मिडिल टर्म अपीयर्स टू बी द रीज़न बट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न तो होता है लेकिन वो वैलिड रीज़न नहीं होता है। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी दोनों ही सही है और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इन्होंने बोला जो इंडियन लॉजिक होता है वहाँ पे मटीरियल फैलेसीज जो है हेतवा भाषा में आती है, ठीक है। एंड जो ये फैलेशियस इन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें मिडल टर्म रीज़न तो होती है लेकिन वो वैलिड रीज़न नहीं होती, देयरफॉर ये गलत सही एक्सप्लेनेशन है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास AAA 2 इज़ वैलिड कैटेगोरिकली साइलोजिम्स, ठीक है। और फिर हमने बताना है रीज़न क्या है, क्योंकि ये कमिट करता है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइस। नाउ टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर इज़ करेक्ट। तो आंसर इसका आएगा 3। क्यों? क्योंकि हमारी ये तो सही है कि यहाँ पे इनवैलिड कैटेगोरिकल साइलोजिम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कमिट करते हैं यहाँ कौन सा फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइस। यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रेमाइस नहीं होता, ठीक है, इंक्लूसिव होता है। कैटेगोरिकल साइलोजिम्स AAA 2 कम इज द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइस। यहाँ पे बताना है ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट। सो अभी ऊपर देखा ये तो गलत है। फिर है कैटेगोरिकल जो साइलोजिम्स होता है EIO, दैट इज़ योर सी यूनिवर्सल नेगेटिव प्लस योर पर्टिकुलर अफर्मेटिव्स प्लस योर पर्टिकुलर नेगेटिव।
ये जो है कमिट द फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, नो इट डज नॉट। देन यू हैव कैटेगोरिकल सिलोजिम्स, A1 जो है आपका ये कमिट करता है कोई भी फैलेसी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी सही होते, दिस इज ट्रू। सो कैटेगोरिकल सिलोजिम्स EAA मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव पॉजिटिव +1 गिव्स नो फैलेसी, नो इट डज गिव 1 फैलेसी। तो हटाओ, इसमें यहाँ पे नो फैलेसी वाली बात नहीं आएगी, ओनली C स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट फॉर इमेज। इमेज के लिए JPG होता है, ठीक है, BMP होता है क्या बताओ, यहाँ पे वेव नहीं होता है। अभी डेफिनेशन बता दो इनके, सॉरी फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म ऑफ .bmp.tif.jgp फॉर इमेज फॉर्मेट्स, टेल मी द वैलिड आपके फॉर्मेट फुल फॉर्म्स। वेव नहीं होता है, ठीक है, तो ये तीनों होते हैं, ये तीनों याद करने के। हमारे पास BMP भी होता है, टिफ भी होता है। BMP क्या होता है, बिट मैप इमेज फाइल, बिट मैप इमेज फाइल। नेक्स्ट वी हैव टिफ, टिफ में मतलब क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। JGP तो आपको पता होना चाहिए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये हमारे तीनों होते हैं, ठीक है। PNG क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। GIF क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। SVG क्या होता है, SVG होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ओके, WEBP क्या होता है, ये होता है वेब पिक्चर फॉर्मेट, ठीक है। फिर हमारे पास RAW आता है, RAW में क्या होता है, रॉ इमेज फॉर्मेट। सो ये हमारे कुछ होते हैं। सबसे लार्ज फाइल कौन सी होती है, बिट मैप की होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें सबसे कॉमनली हम JGP या JEP यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ बिट मैप, you have a tagged image, you have joint photographic expert group, then you have portable, what is this, portable network graphics, then you have scalable vector graphics. GIF होता है graphic interchange formats, you have again raw क्या होता है, raw image format, ये होती है वेब पिक्चर फॉर्मेट। चलो नेक्स्ट, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। फ्रॉन्ट रैन 95, कोबेल, C++ एंड विजुअल बेसिस। आप बताने कौन सी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। आपको इसमें से एक ही ऑप्शन जो है जो आपने यू हैव वेरी मच हर्ड ऑफ, तो वहाँ पे आप मार दो और गलत कर लो। बेसिक विजुअल बेसिस जो होती है आपकी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये जो है आपकी, ये आपकी इनक्रिप्टेड लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, डिजिटल की, स्पेशल कैरेक्टर की, नॉन प्रिंटेबल की एंड फंक्शनल की। हमें बताना है कौन सी क्या है, मैच द फॉलोइंग है। तो हमारे पास फर्स्ट है डिजिटल की। डिजिटल की होती है न्यूमेरिक कीबोर्ड, डिजिट कीज़ क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड। फिर है स्पेशल कैरेक्टर की। स्पेशल कैरेक्टर की होती है आपकी ये स्पेशल कैरेक्टर है। नॉन प्रिंटेबल कीज़ कौन सी होती हैं, बैक स्पेस, रिटर्न, स्पेस बार, इसको हम प्रिंट नहीं करते, ये नॉन प्रिंटेबल कीज़ होती है। फंक्शन कौन कराता है, F1 F2, ये तो है ही फंक्शनल कीज़। तो ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड का आपको समझ आना चाहिए। ये हमारे स्पेशल नंबर्स है, नॉन प्रिंटेबल कीज़ है, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर कीज़ है। नॉन प्रिंटेबल कीज़ हमारे बैक स्पेस हो गया, रिटर्न हो गया, स्पेस बार्स हो गया, ये हमारे आते नहीं है। फंक्शनल F1 F2 F12 होता है, ठीक है। डिजिट हमारी कौन सी होता है, न्यूमेरिक कीपैड्स। तो ये तो ईजी है। आर इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग पावर। प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें रखनी है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले क्या, सबसे पहले होएगा आपके पास सुपर, ठीक है। फिर आपका आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आपके पास आएगा मिनी, और फिर उसके बाद आएगा मैक्रो, माइक्रो, मिनी, मेन, सुपर कंप्यूटर। दिस इज हाउ द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर प्रोसेसिंग पावर इज। अगला है रोम, जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रोम डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे, सॉरी असर्शन रीजन इन लाइन है या नहीं है।
ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है कि वॉलेटाइल नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, टेम्पररी नहीं होती, परमानेंट होती है। रोम जो है वो लूज़ नहीं होता अगर हमारा जो पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो दोनों ही सही है। फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी? पहले बोले इंटर जनरेशनल इक्विटी रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, इंटर जनरेशनल इक्विटी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। सेकंड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का इन द सोसाइटी। तीसरा बोले इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एक्सपेंसेस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के एक्सपेंसेस पे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हमारा सस्टेनेबल टारगेट है, डेवलपमेंट का गोल है, ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन इन द सोसाइटी यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करो। दिस इज़ द रिडक्शन द यूज़ ऑफ दिस। तो हमें बताना है कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जस्ट टेल मी करेक्ट आंसर्स बताने हैं। ए कि इंटर जनरेशनल इक्विटी रखनी है रिगार्डिंग द आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये सही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज सोसाइटी में, हाँ जी होना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सोसाइटी यूज़ करें, ठीक है, मतलब सॉरी कम से कम यूज़ करें। रिडक्शन क्योंकि रिन्यूएबल चीज़ें तो रिन्यू हो जाएगी ना, नॉन रिन्यूएबल तो नॉन रिन्यूएबल को तो टाइम लगता है रिन्यू होने में, दे नॉन रिन्यूएबल होती है, उनका यूज़ कम कराना सस्टेनेबल ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के एक्सपेंसेस पे करो, ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, यही तो रोकना चाह रहे हैं हम। तो सी को हटा करके इफ़ यू एलिमिनेट सी यू गेट द आंसर, बट ओके यू डोंट गेट द आंसर, मतलब लेकिन सारे हैं एक्सेप्ट सी। फिर आपका आएगा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द टोटल सोलर पावर अगस्त 2025 के हिसाब से बताना। टोटल सोलर पावर के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बताना है। सबसे पहले आएगा आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान। फिर उसके बाद कहाँ पे है आपका? यू हैव गुजरात, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र एंड देन यू हैव तमिलनाडु। दिस इज हाउ इट इज़, ठीक है। सबसे लीस्ट हमारा आ जाएगा तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र। अब आओ नेक्स्ट मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक्शंस है उसके रिगार्डिंग। तो एनर्जी सेव कब होती है? जब आपका तब आप क्या करते हो? कार पूलिंग करते हो विद फ्रेंड एंड कलीग्स। ई वेस्ट को कब रिड्यूस करते हो? ई वेस्ट को रिड्यूस करते हो जब आप, ये ई वेस्ट है, नहीं सैनिटरी नहीं होता, ठीक है। ई वेस्ट में इलेक्ट्रिक देखो, इलेक्ट्रिक का है हार्डवेयर एंड ड्राइव्स, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्टेड मतलब कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिडक्शन, ये क्या है? स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एट कम्युनिटी लेवल, या हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्टेड। जल्दी बताओ। 38 1 is 3 2 is 4 yes and then you have C is 2 healthy lifestyle स्टार्ट अडॉप्टिंग, येस। हेल्दी लाइफस्टाइल की पूरी बात होगी तो कंजर्वेशन की बात करेंगे। प्लास्टिक यूज़ में हमारा क्या? सैनिटरी नैपकिन्स को हटाकर मेंस्ट्रुएशन कैप्स को यूज़ करो, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगल प्लास्टिक रिड्यूस की बात हो जाएगी। आगे नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है ये, 50 क्वेश्चन पूरे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स एज वेल एज द ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट एज वेल एज, ठीक है, बताओ कौन कौन से हैं। 39 O3, ठीक है, O3 हमारे ग्रीन हाउस गैस एंड एयर पॉल्यूटेंट। लिक्विड दैट पासिस थ्रू द लैंडफिल and has extracted dissolved and suspended matter from it is called, बताओ भाई क्या है ये? कि एक लिक्विड है जो पास थ्रू होता है लैंडफिल से और उसमें that has extracted the dissolved and suspended matter from it and is called leachate. Which of the following is not fundamental principle of NEP 2020? हायर प्रायोरिटी देनी किसको? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को। एम्फेसिस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रमोटिंग ट्रांसलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेक्स्ट। बताओ कौन सा जो है मेन प्रिंसिपल फंडामेंटल पार्ट नहीं है NEP का? प्रमोटिंग ट्रांसलिंगुअलिज्म क्या होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म तो हमने सुना, ट्रांसलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, बाकी सब सही है। चलो, for the purpose of the credit calculation under the NCRF, overall one credit is equivalent to कितना?
कितने नोशंस के इक्विवेलेंट होता है 1 क्रेडिट इन योर NCRF। 30 नोशनल लर्निंग आवर्स के इक्विवेलेंट होता है 1 क्रेडिट, ठीक है। फैक्चुअल है, याद करने वाली बात है। लीडर्स जो है इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेट्स द टोन ऑफ फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस। रीज़न है इफेक्टिव लीडरशिप जो होती है इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन। बोल रहा है कि जो लीडर्स होते हैं हायर एजुकेशन में वो एक टोन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस को सेट कर देते हैं, क्योंकि इफेक्टिव लीडरशिप जो होती है वो एसेंशियल होती है इफेक्टिव एलोकेशंस के लिए, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए हायर एजुकेशन में। इट कैन बी वो द स्टेटमेंट आर ट्रू, पर ये इसका रीज़न है या नहीं आई डोंट नो। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले हमारे पास है स्वयं मूक, फिर उसके बाद आता है ओपन एजुकेशन, देन यू हैव डिस्टेंस लर्निंग, उसके बाद आता है कि कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, उसके बाद आता है क्रेडिट ट्रांसफ़र थ्रू एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स, ठीक है। अब बताना है कौन सा जो है आपका क्रोनोलॉजिकली न्यूएस्ट है, ठीक है। तो पहले हमारे सबसे पहले आएगा हमारे पास डी, विच इज़ योर कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन। हमने सबसे पहले शुरू करते, फिर हमने डिस्टेंस लैंग्वेज एजुकेशन शुरू करते, फिर उसके बाद हम गए थे ओपन एजुकेशन पे, ठीक है। तो हमने ये तीनों रिलेटेड कंसेप्ट लेकर के आए पहले, फिर हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो हमारे पास मूक आ जाता है, और लास्ट में हमारा ये आता है एकेडमिक ABC क्रेडिट्स, ठीक है। डिजिलॉकर के साथ हम लोग अपना ID भी बनाते हैं ABC की। उसके बाद हमारा क्या है कि कमीशन ऑन एजुकेशन, बताने कौन कौन सा एजुकेशन कमीशन सेटअप फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हमारा आया था, नॉलेज कमीशन आता है, सेकेंड एजुकेशन कमीशन आता है विच वेन और T5। सो एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन जो है वो आपका क्रिएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, के लिए आया था। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटअप करता है। नॉलेज कमीशन नॉलेज के लिए होगा, तो ये हमारा एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हमारा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होता है, दैट इज 12th अटैच टू द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे 46 to 50, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे जो भी PYQ रहेगा, एंड दैट इज़ इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।